राहुल गांधी ने बदल दिया जम्मू और कश्मीर और हरियाणा का चुनाव। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव राहुल गांधी ने बदल दिया। स्टेटहुड और रोजगार के साथ मोहब्बत की बात कश्मीर में आज करते नजर आए, वहीं हरियाणा पर भी उन्होंने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा लेकर उपस्थित हैं। बातचीत वो ये कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव बदल डाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? राजनीति में चुनाव प्रचार के दौरान तो अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टार प्रचारक होते हैं अपनी पार्टी की ओर से प्रचार करते हैं। स्टार प्रचारक तो दोनों ओर हैं, बीजेपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, कांग्रेस गठबंधन के पास भी है, बीजेपी गठबंधन के पास भी है। लेकिन इन दिनों इस तरीके से मुद्दों पर लामबंदी है और पूरे इम्पैक्ट को जो बीजेपी कांग्रेस पर को दबाव में लेने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस बीजेपी पर इसकी एक लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी विदेश से लौट आए, इससे पहले राहुल गांधी भी गए थे। राहुल गांधी विदेश गए थे तो उनके बयानों को लेकर के हिंदुस्तान के भीतर की सियासत गर्म हो रही थी। अमेरिका में जब नरेंद्र मोदी थे तो वहां उन्होंने क्या किया उसको लेकर के भी हिंदुस्तान की सियासत गर्म हो रही थी। आज अब दोनों हिंदुस्तान की सरजमी पर हैं और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में 2 सभाओं को संबोधित किया तो नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक सभा को संबोधित किया। लेकिन जो बात राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आज उठाते नजर आए और इससे पहले भी वो उठाते रहे हैं, उन बातों पर गौर करेंगे और उन बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम हरियाणा पर आते हैं कि हरियाणा में आप जान रहे हैं कि कंगना रनावत ने एक बयान दिया, हंगामा बरप गया, बीजेपी ने उससे पीछा छुड़ा लिया। कंगना रनावत को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी और वो बयान 3 कृषि कानून को वापस लाने से जुड़ा हुआ था। तो आज राहुल गांधी ने भी कंगना रनावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है उसको हम स्क्रीन पर लाते हैं, महत्वपूर्ण है और ट्वीट किया है उन्होंने, इसको देखिए। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। यानी मोदी जी ने एक बार तो 3 कृषि कानून को वापस लेते हुए कहा ही था कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, लेकिन एक बार फिर अगर किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। पूरी बात, पूरा जवाब कंगना रनावत का नाम लिए बगैर, कंगना रनावत के नाम से बीजेपी की जो सियासत चल रही है उसको जवाब देने की है। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि कंगना रनावत जो कह रहे हैं वो एक सांसद पार्टी चला रहा है, सरकार चला रहा है या प्रधानमंत्री और पार्टी के बड़े नेता चला रहे हैं। कैसे एक सांसद अपने मन से ऐसा बयान दे सकता है? ये सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो बात बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये कहने जा रहे हैं वो ये है कि आज नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में एक ऐसा भाषण दिया जिसने सबके कान खड़े कर दिए, चौंका दिया उन्होंने।
और इस भाषण को आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के आने की, सरकार बनाने की बात कह डाली। नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में ये कहा कि कांग्रेस अगर आ गई, गलती से भी कांग्रेस अगर आ गई, यानी कांग्रेस अगर आ गई तो ये हरियाणा को बर्बाद कर देंगे। अब आप ये कहेंगे कि विरोधी नेता तो ऐसा बोलते ही हैं। विरोधी नेता कभी भी अपने स्पर्धी नेता के चुनाव में जीत कर आने की बात नहीं बोलते, और ऐसी गलती जब जब होती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कर्नाटक में आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और अमित शाह जी ने भी कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो दंगे करवाएगी, कर्नाटक में दंगे करवाएगी। तो वो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, ये बात बोलना ही कांग्रेस के सत्ता में आने को मान लेने का संकेत होता है। आपको और भी याद दिलाएं, उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की चुनाव में जीत होती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। एक और नेता ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में आ जाती है तो एक कौम के लोग दूसरे कौम की महिलाओं से बलात्कार करेंगे। ये सब गलत नोट में दिए गए बयान थे, लेकिन सब में कॉमन पॉइंट था कि अपोजिशन पार्टी को बीजेपी के नेता सत्ता में आने की बात कह रहे थे कि अगर आ जाए। ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी सोनीपत में, गोहाना में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है। आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। रहना है, गलती से भी मेरे शब्द लिख कर रखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। तो आपने अपनी कानों से सुन लिया कि क्या नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और हम आपको क्या सुनाना चाह रहे थे। ये नरेंद्र मोदी का बयान आत्मघाती गोल है, अपने ऊपर हमला है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कितना गिर गया है। आमतौर पर राहुल गांधी कहते रहे कि हमने तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, लेकिन हम सबको लगता था कि वो अपने कॉन्फिडेंस से ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया है कि उनका कॉन्फिडेंस वाकई टूट गया है, खत्म हो गया है। इसीलिए वो हरियाणा में कांग्रेस के आने की आहट को सुन रहे हैं और जनता को डरा रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। ये बात जो हो रही है, ये हरियाणा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हरियाणा, मोटे तौर पर आप ये समझिए, हरियाणा का चुनाव पहले से बदला हुआ था, अब और एक तरफा हो गया है। 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं बीते 2-3 दिनों में घटी हैं, जिस वजह से बीजेपी की रही सही आशा भी धूमिल हो चुकी है। एक तो दलितों की नेता कुमारी शैलजा पर आंख गड़ाए बीजेपी बैठी थी, उन पर डोरे डाल रही थी, लेकिन शैलजा ने उन सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया, स्पष्ट कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया बीजेपी को कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उन बीजेपी का दांव फेल हो गया। दूसरा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी, जो कि 2 बार चुनाव सभा कर चुके हैं, दोनों ही सभाओं में भीड़
नहीं दिखी। आज की सभा में क्या स्थिति थी कि पंडाल की चौड़ाई को कम कर दिया गया था ताकि लंबाई में बैठे हुए लोग ज्यादा दिखें। इसके बावजूद 5,000 से ज्यादा की भीड़ वहां इकट्ठा नहीं दिखी। सोनीपत जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लगातार पार्टी जीतती रही है, और जो दिल्ली के पास भी है, यहां भी अगर भीड़ का टोटा था तो आप समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उस समय भीड़ का टोटा होना और फिर सोनीपत में भी वही स्थिति रिपीट करना, ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी अब जीत की गारंटी नहीं रहे, हार की गारंटी में बदल गए हैं। नरेंद्र मोदी जहां सभा करेंगे वहां चुनाव में जीत होगी, ये सोच खत्म हो गई है। अब चुनाव में कैसे जीते लोकल कैंडिडेट को कुछ अपना दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। मोदी की रैली से आप चुनाव जीत नहीं सकते। मोदी का मैजिकत्व जो है, मैजिक वाली बात जो है, रही नहीं। एक और बात वो ये कि राहुल गांधी जो वीडियो उन्होंने डाला, उस वीडियो ने अपना कमाल दिखाया है। हरियाणा के दिलो दिमाग में वो वीडियो बैठ गया है। बेरोजगारी का किस्सा घर घर में चर्चा का विषय है। नरेंद्र मोदी की सरकार बेरोजगारी देती है, ये बात सबको दिख रहा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी को जनता महसूस कर रही है, समझ रही है और उसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो झेल रही है। इन कारणों को देखें तो राहुल गांधी के वीडियो ने कमाल किया, मोदी के टूटे आत्मविश्वास ने कमाल किया, कमाल इन फेवर ऑफ कांग्रेस और अगेंस्ट ऑफ बीजेपी। और राहुल गांधी ने जो आज ट्वीट किया, जो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, इससे पहले कंगना रनावत ने और फिर मनोहर लाल खट्टर ने, दोनों ने किसान विरोधी बयान दे करके माहौल को एक तरह से और भी अपने विरुद्ध कर लिया। अब कंगना रनावत की माफी से कोई डैमेज कंट्रोल होता नहीं दिख रहा है, डैमेज हो चुका है। तो डैमेज कंगना रनावत के बयान का, डैमेज नरेंद्र मोदी के भाषण का जिसमें वो कांग्रेस के चुनाव जीतने की आहट देख रहे हैं, और डैमेज मनोहर लाल खट्टर के बयान का, इन सारी स्थितियों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल को और भी एक तरफा कर दिया है। और आने वाले कल से जो चुनाव मैदान में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेता जब स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर के चुनावी रैली करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, इसमें प्रियंका गांधी विनेश फोगाट के साथ रैली रोड शो करने वाली है, उसी तरीके से जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तमाम लोग सभा करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी किस दिन कब सभा करेंगे इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो अभी नहीं है, लेकिन 26 तारीख से फिर से चुनाव मैदान में है, ये सबको पता है। कार्यक्रम लिया जा चुका है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा या लिस्ट मेरे पास नहीं है कार्यक्रम की। अब देखिए थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने क्या मुद्दा बनाया है? राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है स्टेटहुड का, कि चाहे बीजेपी सरकार दे या न दे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो स्टेटहुड देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार से हम स्टेटहुड लेंगे, संघर्ष करेंगे संसद में, संसद से बाहर, फिर भी अगर हम नहीं ले पाते हैं तो जब हमारी सरकार बनेगी हम स्टेटहुड देंगे। ये एक मुद्दा जो इमोशनली जम्मू और कश्मीर पूरे रीजन में बड़ा मुद्दा है, स्टेटहुड मिलने का। वो बार बार कहते हैं कि देश का ऐसा इकलौता प्रदेश है जम्मू कश्मीर जिससे स्टेटहुड छीना गया है। आज तक स्टेट को बांटा जाता सुना गया,
जो यूनियन टेरिटरी होता था उसको स्टेटहुड देता गया, सुना गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जिसके पास स्टेटहुड हो उससे उसका स्टेटहुड छीन लिया जाए। ये बहुत इमोशनल मुद्दा जिसको वो उठा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि इस देश में क्या सब कुछ अंबानी अडानी ही लेंगे, सारा टैक्सेस क्या उनके ही माफ होंगे? उनके माफ होते हैं तो आम युवाओं के, कारोबारियों के जो लोन होते हैं उन लोन का ईएमआई तक अगर मिस हो जाता है तो उन पर जुल्म होता है, नहीं दे पाते हैं तो जेल जाना पड़ता है। उनके लोन क्यों नहीं माफ होते और केवल अडानियों के लोन क्यों माफ होते हैं? राहुल गांधी ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि हर चीज में अंबानी अडानी, हर चीज में अंबानी अडानी, एयरपोर्ट भी वही बनाएंगे, सेब भी वही बेचेंगे, सीमेंट भी वही बेचेंगे, हर चीज में अंबानी अडानी। तो ऐसा क्यों, ये भी सवाल उठा रहे हैं। और इसके अलावा मोहब्बत का रिश्ता बनाने की बात कहकर लोगों की आहत दिल को पर मरहम भी लगा रहे हैं। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी के, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिए हैं, आप सुनिए। कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आप देख रहे हैं राहुल गांधी बहुत शार्प हैं, राजनीतिक हमला कर रहे हैं, सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चंद उद्योगपतियों के लिए ही पूरे देश के संसाधनों को झोंक दिया गया है, उन्हें ही फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, उन्हें ही काम दिए जा रहे हैं और सारा कुछ चंद उद्योगपतियों की सेवा में हाजिर है। ये बात जनता के मन में लगातार बिठाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात, अभी हम थोड़ी देर पहले हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा के बारे में जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसको उन्होंने एक वीडियो देकर के भी स्पष्ट किया है, अपनी बात कही है। तो राहुल गांधी को का वो बयान भी आप सुनेंगे जो हरियाणा में किसानों के नाम पर जो कंगना और मनोहर लाल खट्टर और दूसरे लोग जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, उसको कैसे राहुल गांधी ने एड्रेस किया है वो भी सुन लीजिए। के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों की मौत पर, 700 किसानों की मौत पर 2 मिनट का मौन भी रखने नहीं दिया। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इनकी आदत है कि ये आइडिया को टेस्ट करते हैं। कंगना रनावत के बयान को वो टेस्ट करने वाला बयान बता रहे हैं नेतृत्व की ओर से। इससे पहले वो इसी ट्वीट में लिख चुके हैं कि एक सांसद ये सब कुछ तय करता है, नीतिगत बातें, या बीजेपी का नेतृत्व करता है। हम एक बार फिर स्क्रीन पर ला रहे हैं जो उन्होंने कहा था, और वो देखिए राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है? एक भाजपा सांसद,
यानी कि वो उनका इशारा कंगना की ओर है या प्रधानमंत्री मोदी, ये एक पॉइंट उठाया। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि 700 से ज्यादा किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा क्या, ये सवाल उठा रहे। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा, भरोसा भी दिलाते हैं राहुल गांधी। और अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। ये भी आगाह कर देते हैं कि किसानों के विरुद्ध हम कोई कदम उठाने नहीं देंगे। आप अब लौटते हैं फिर से जम्मू कश्मीर पर, जहां पर कि राहुल गांधी ने आज 2 सभाओं को संबोधित किया और कैसे मुद्दे वो जनता के बीच ले जा रहे हैं, इस पर भी बात करना, गौर करना बहुत जरूरी है। आप भी सुनिए। कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अदानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा अडानी टैक्स, ये राहुल गांधी समझा रहे हैं। ये बाइट हमने आपको 2 बार दिखा दी। एक और आपको राहुल गांधी का सुनाते हैं। करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? 0। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आम जनता के हितों के विरुद्ध, आम जनता के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक दर्शक हमसे सवाल कर रहे हैं कि सर, इफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गोज टू एलजी इन जम्मू एंड कश्मीर एज इट इज इन दिल्ली, देन व्हाट इज द यूज ऑफ विनिंग इलेक्शन? ये बात तो आप बहुत सही कहते हैं। देखिए, कोई स्टेटहुड जब हासिल होता है तो स्टेट तो बन जाता है। अब फर्क सिर्फ ये है कि एक सरकार संशोधन करके एलजी के पावर को कम कर चुकी है, तो क्षमा कीजिए, एलजी के पावर को बढ़ा चुकी है, तो स्टेट का पावर कम हो चुका है। लेकिन जब स्टेटहुड हो जाता है तो गवर्नमेंट ऐसा है नहीं कि स्थायी है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई संविधान संशोधन स्थायी है, तो निश्चित रूप से वो चीजें तो कभी भी बदली जा सकती हैं।
लेकिन अगर विधानसभा ही नहीं रहेगी तब तो एलजी हमेशा सुपर पावर रहेंगे। इसीलिए एक ये लड़ाई है। दिल्ली में भी जो संघर्ष है, उस जब केंद्र में सत्ता बदलेगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये भी आम भावना है, उम्मीद है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों में भी ये उम्मीद है। ऐसे आज जम्मू कश्मीर में मतदान चल रहा है और मतदान का जो अपडेट है वो यही है कि मतदान 3 बजे तक 46% वोटिंग हो चुकी थी और आप जान रहे हैं कि 25,78,000 लोग आज वोट डाल रहे हैं। शाम 6 बजे तक का समय है, यानी ऑफिशियली अब से आधे घंटे बाद तक वोट डाले जा सकेंगे। लेकिन इसमें नियम भी होता है कि जो लोग लाइन में लग जाते हैं वो वोट देकर ही निकलते हैं और उसके लिए 6 बजे से आगे चाहे जितनी देर लग जाए। तो दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग हुई 46.12% हुई। इसमें ये देखा गया कि रियासी में सबसे ज़्यादा 63.91% वोटिंग हुई थी और सबसे कम श्रीनगर में 22.62% वोट हुए थे। अब जो आज 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 15 सेंट्रल कश्मीर की सीटें हैं, 11 जम्मू की सीटें हैं और चुनाव आयोग के मुताबिक 239 कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं। इसमें 233 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और 49 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। जो जितने कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर में 49 क्रिमिनल केस दर्ज है जो लोग चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो ये ओवरऑल है। अगर टर्नआउट को हम क्षेत्र के हिसाब से बोले तो बडगाम में 49.44% मतदान हुआ 3 बजे तक, गांदरबल में 49.01, पुंछ में 61.45%, राजौरी में 58.95%, रियासी में 53.91%, श्रीनगर में 22.62%, बडगाम में 49.44%, मैं रिपीट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल 46.12%। यानी श्रीनगर को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में बहुत शानदार मतदान होता दिख रहा है। 3 बजे तक का है, इसका मतलब 3 घंटे और हैं और इसमें 3 बजे के बाद, हालांकि अभी से आधा घंटा बाकी है, लेकिन चूंकि अपडेट अभी हमारे पास 3 बजे तक का ही है जो हम आपको बता रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो ये वोट प्रतिशत बहुत शानदार है। अब यहाँ एक बात कही जाती है कि देखो कश्मीर में वक्त बदला तब तो इतने अधिक वोट प्रतिशत हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। जो ये एग्रेसिव मतदान है, लोग बाहर निकल करके वोटिंग कर रहे हैं, ये वोटिंग केंद्र सरकार के निर्णयों के खिलाफ कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रचंड वोटिंग है। और वो दौर जब जम्मू कश्मीर के लोग घरों में दुबके रहते थे, वोट करने नहीं आते थे, तब भी वो केंद्र सरकार से निराश होकर घरों में डूबे रहते थे। तो जनता का जो ये रिएक्शन है वो रिएक्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है, चाहे तब जब वोट कम होते थे, चाहे अब जब वोट ज्यादा हो रहे हैं। इसको बहुत अपने लिए अनुकूल और पॉजिटिव मान करके जो बीजेपी पेश करती है, ये सरासर आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच चले जाइए, वो लोग खुश नजर नहीं आते हैं और नाखुश नजर आते हैं। तो जिनके लिए हम कोई काम कर रहे हैं वही अगर खुश नहीं है तो हम काम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल होता है। लेकिन हम जब बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, यहाँ पर चुनाव को बदल कर रख दिया है। ये इसलिए बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने स्थानीय जनता का दिल जीता है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, अलग अलग तरीके से ये दिल जीता है। लेकिन उसमें कॉमन बात यह है कि जनता के बीच रहना राहुल गांधी की एक खासियत बनकर सामने आई है और उन्होंने जनता से एक कनेक्ट बनाया है। तो इस बार अभी जो चुनाव में तब्दीली दिख रही है, एक तो इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ना जम्मू कश्मीर में, और दूसरा फिर जो
जैसे को तैसा बोल करके जो चुनावी शहमात का खेल होता है, उसमें बीजेपी से लड़ाई लड़ना ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और इस लड़ाई में राहुल गांधी ने वास्तव में माहौल को बदल कर रख दिया है। इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आपसे आग्रह है कि आपने अगर हमारा आपका यूट्यूब चैनल प्रणाम इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।